गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डेली लिखा करिए और आपके परीक्षा में इसी से प्रश्न जो है मैक्सिमम प्रश्न आपके इसी में से आ जाएंगे। इससे संबंधित स्टैटिक जीके भी लिखिए और लगातार पढ़ते रहिए। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत टीसीजी है ना, जिसका नाम है अनादोलु, वो किस देश ने लॉन्च किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको आप जरूर याद करिएगा और याद करने के साथ साथ इस चीज को आप लोग लिख भी लेंगे, है ना। क्या कहा जा रहा है? दुनिया का जो है पहला है क्या ड्रोन कैरियर युद्धपोत, है ना, टीसीजी अनादोलु कहा गया है ना। टीसीजी अनादोलु को किस देश ने क्या किया है? लॉन्च किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की। तुर्की ने अपने देश का नया नाम रख लिया है। क्या नाम रखा है? तुर्की इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में एकदम गारंटी से आएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। याद रखेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो टीसीजी अनादोलु एक प्रकार का ड्रोन कैरियर युद्धपोत है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि तुर्की का ये जो युद्धपोत है यह मानव रहित एक कैरियर युद्धपोत है। क्या है? मानव रहित एक कैरियर युद्धपोत है। मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान, दुनिया का पहला। इसको यह भी कहा जा रहा है कि दुनिया का पहला मानव रहित, याद कर लेना, ये मानव रहित लड़ाकू, है ना, विमान है। इसका उद्घाटन कर दिया है तुर्की ने। जो तुर्की का नया नाम है तुर्की लड़ाकू हवाई विमान यूसीएवी माना जा रहा है, इसको लॉन्च कर दिया गया। लड़ाकू हवाई विमान आप कर सकते हैं, है? युद्धपोत, कैरियर युद्धपोत को तुर्की, ध्यान रखिएगा, द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बारे में एक दो और जानकारी लिख लीजिए। यह जहाज तुर्की का पहला विमान वाहक पोत होगा और यह मुख्य रूप से मानव रहित विमान से होगा। एक कैरियर विंग वाला दुनिया का पहला जहाज होगा। टीसीजी अनादोलु अपने क्षेत्र में दुनिया का पहला युद्धपोत है जहां TB3 और किजिलेमा ड्रोन और हल्के हरजेट लड़ाकू यूएवी उतार सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं। याद रखेंगे आप लोग। इस उद्घाटन समारोह में तुर्की का हालिया यूएवी प्रोटोटाइप नवीनतम, है ना, बेराकटार TB3, याद रखेंगे इस कैरियर युद्धपोत का। यहां से ये लिखा गया है मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान। यहां से हवाई, ये चूंकि हवा में नहीं उड़ेगा, ये रहेगा पानी में ही, युद्धपोत है, लेकिन यहां से हवाई उड़ान होंगे। ये बात याद रखना है, ये है ना। टीसी स्पेन के फ्लैगशिप जुआन कार्लोस 1 पर आधारित टीसीजी अनादोलु एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर डाक प्रकार का जहाज है ना, याद रखिएगा। तो स्पेन के फ्लैगशिप योजना पर आधारित है। स्पेन के फ्लैगशिप पर आधारित है, याद रखिएगा। इस पर ये यहां से हवाई युद्ध भी किया जा सकता है। इस युद्धपोत पर उसका मानव रहित पहला विमान है। तुर्की की राजधानी कहां है? अंकारा, ध्यान रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और उसका है कंफ्यूजन करने वाला, अनातालिया, ये भी तुर्की में है, लेकिन इसकी राजधानी है अंकारा, है ना। तुर्की, अंकारा। तुर्की से एक और बात ध्यान रखिएगा, यह जो है इसका कुछ भाग यूरोप में आता है। यूरोप और एशिया के सीमा पर है ये। इस देश का कुछ भाग किस में आता है? यूरोप में आता है और कुछ भाग एशिया में आता है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा, है ना। तुर्की 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? इसको आप कह सकते हैं मिस इंडिया, मतलब भारत सुंदरी, भारत की सबसे सुंदर महिला, या इसको कह सकते हैं 59वीं लेवल का है। ये कौन सा है? 59वीं है ना, 59वें नंबर की है, 59th फेमिना मिस इंडिया भारत सुंदरी 2023 का जो प्रतियोगिता, उसकी विजेता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। सही जवाब है नंदिनी गुप्ता। हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िए, इस तरीके के प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे। रोज करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। सीएल कैरियर एकेडमी को सर्च करिए, उसको ज्वाइन करिए, आपको वहां पे इस तरीके के करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेट चीजें मिलती रहेगी। नंदिनी गुप्ता ये कहां की है? राजस्थान की है। राजस्थान की
ये बात याद रखिएगा, राजस्थान की है। ये तो विजेता है, रनर अप कौन है? रनर अप कौन है? मतलब फर्स्ट रनर अप, मतलब प्रथम उप विजेता। तो इसको श्रेया पूंजा जो है, पूजा नहीं पुंजा है ना, ये है फर्स्ट रनर अप, प्रथम उप विजेता कहते हैं रनर अप, फर्स्ट रनर अप है, याद रखिएगा, प्रथम उप विजेता। जबकि थौनाओजम स्ट्रेला लुआंग ये सेकेंड रनर अप है, दूसरी उप विजेता है, सेकंड रनर अप। अच्छा, पिछले साल 2022 की फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन है? 2022 कौन है? सिनी शेट्टी, ये 2022 की हैं, 2022 की विजेता है। कहां की थी ये? कहां की है सिनी शेट्टी? कर्नाटक की है। तो सिनी शेट्टी कर्नाटक की है, जबकि नंदिनी गुप्ता जो इस बार की विजेता है राजस्थान की है ना। तो ये बात याद रखिएगा, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप और विजेता नंदिनी गुप्ता और पिछले साल की विजेता, ये चारों नाम बड़े महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एक बात यह है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ये प्रतियोगिता हुआ कहां, ये आपको जानना है। परीक्षाओं में अक्सर इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो ये प्रतियोगिता हुआ कहां? तो ये हुआ है इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले इंफाल में मणिपुर के खुमन लंपक इंडोर स्टेडियम में। यह बात याद रखिएगा। प्रतियोगिता आयोजन कहां हुआ? आयोजन स्थल याद रखिएगा, मणिपुर के इंफाल, मणिपुर के इंफाल में। और जो स्टेडियम जहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था उसका नाम है खुमन लंपक इंडोर स्टेडियम, खुमन लंपक इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में। आयोजन कब हुआ था? 15 अप्रैल को, है ना, 15 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया था। जो ग्रैंड फिनाले हुआ, उस ग्रैंड फिनाले में विजेता रही नंदिनी गुप्ता। आप सभी लोग इस बात को याद जरूर रखिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार यह प्रतियोगिता आयोजित हुई है। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया की विजेता, है ना। अब ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगा ना, उसमें ये भाग लेंगी। 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो होगा उसमें भाग लेंगी नंदिनी गुप्ता, याद रखिएगा। 19 वर्षीय दिल्ली की श्रेया पुंजा को पहली उपविजेता घोषित, जबकि मणिपुर की थौनाओजम स्ट्रेला लुआंग दूसरी उपविजेता रही हैं, है ना। तो ये सब याद रखिएगा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, है ना। कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहां ये किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी बोलते रहे, कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड बायोगैस, एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में, है ना, याद रखिएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है किए जाने की घोषणा की गई है। अब देखें, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इस पर आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। किसके द्वारा किया जा रहा है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसका आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, है ना, किया जा रहा है, किया गया है, याद रखेंगे। और इसके मुख्य अतिथि कौन रहे? तो इसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी, है ना, हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया, याद रखेंगे, उद्घाटन किया, मुख्य अतिथि थे इसमें। तो ये बात भी याद रखिएगा, इस मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। वैश्विक सम्मेलन का आयोजन 17 और 18 अप्रैल 2023 को सिल्वर ओक इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया गया। 17 और 18 अप्रैल को यह किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन जो होगा वो होगा 17 और 18 अप्रैल,
17-18 अप्रैल, यह भी याद रखेगा, वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, इससे फायदा क्या है? इसका विषय है एक मजबूत सीबीजी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर। श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय मंत्री केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इस पर मुख्य अतिथि होंगे और सम्मेलन का उद्घाटन। इसका उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलुओं के बारे में उद्योगों से अवगत कराना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां नीति संशोधनों की आवश्यकता है। भारत 2070 तक शून्य कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्पित है। एक बात और ध्यान रखिएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। भारत कब तक शून्य कार्बन का लक्ष्य हासिल करने के, मतलब भारत में जो कार्बन उत्पादित होगा उतना वो यूज हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन भारत 1% भी नहीं मिलने देगा। इसको बोलते शून्य कार्बन का लक्ष्य कब तक है? भारत शून्य कार्बन है, प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है कब तक? 2070 तक, है ना। यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। उसी को आगे बढ़ाने के लिए भारत शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा हुआ है। 2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। चले, कैनरा बैंक और भारत बिल पे ने मिलकर कहां पर भारतीयों के लिए सीमा पार बिल भुगतान सेवा शुरू की है ना। कैनरा बैंक जो भारत का एक सरकारी बैंक है, 12 सरकारी बैंकों में से एक कैनरा बैंक, और भारत बिल पे एक कंपनी है जहां पे भुगतान होता है। इन दोनों ने मिलकर कहां पर भारतीयों के लिए क्या किया है? सीमा पार बिल भुगतान की एक प्रणाली को शुरू की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओमान। ओमान इसका सही जवाब हो जाएगा। ओमान इज द राइट आंसर। ओमान में किया गया है ना। ओमान एक गल्फ देश है, खाड़ी देश है। ओमान में एनपीसीआई भारत बिल पे भारतीयों के लिए एक सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू किया। कैनरा बैंक और ने इसके माध्यम से पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ऐसा पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है कि इनबाउंड क्रॉस, है ना, क्रॉस बॉर्डर बिल एक प्रकार का शुरू किया है। क्रॉस बॉर्डर बिल शुरू करने वाला कैनरा बैंक भारत का पहला सरकारी बैंक है। यह पहल कैनरा बैंक के लिए भारत में सबसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में एक मील का पत्थर। इससे पहले क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान सेवा कुवैत में ही प्रारंभ की थी, है ना। कुवैत में ही इसके पहले जो है कैनरा बैंक के लिए यह पहल कैनरा बैंक के भारत में पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में एक मील का पत्थर है। इससे पहले क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान सेवा कुवैत में ही प्रारंभ की गई थी। इससे पहले है ना सीमा पार बिल भुगतान सेवा कुवैत में शुरू की गई थी। इससे पहले सीमा पार बिल भुगतान सेवा कुवैत में शुरू की गई थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सा प्रश्न होगा और आप लोगों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। भारत बिल पे लिमिटेड ने एक सेवा शुरू करने के लिए सहयोग किया जो ओमान में रहने वाले भारतीयों को भारत में अपने बिल भुगतानों की अनुमति देता है ना। ओमान की राजधानी बताइए कहां है? मस्कट। ओमान का राजधानी कहां है? मस्कट है। यह बात जरूर याद रखिएगा। देश में सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देश में सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, शुरू कर दिया, उसको अनावरण कर दिया लोगों के देखने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना इज द राइट आंसर। बी सही जवाब हुआ, तेलंगाना, है ना। तेलंगाना में कहां पर? तो तेलंगाना में हुसैन सागर झील के किनारे। ये बात जरूर याद रखिएगा, हुसैन सागर झील के किनारे, हुसैन सागर झील के किनारे ये जो स्थापित किया गया है तेलंगाना में। महत्वपूर्ण बात होगा, ये जरूर पूछा जा सकता है कि यह कहां पर होगा। तो तेलंगाना में 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया हुसैन सागर झील के किनारे भीमराव अम्बेडकर की। यह देश में अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो 360 टन से अधिक स्टील और 100 टन कांसे से बनी है। स्टील और कांसे से बनी है। 360 टन स्टील
360 टन स्टील, है ना। और कितना कांसा लगाया गया इसमें, तो इसमें कांसे का है 100 टन कांसा और 100 टन कांसे से बनी है। इसमें स्टील और कांसा इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है मूर्ति बनाने में। इस प्रतिमा में इनका इस्तेमाल किया गया है। 145 करोड़ रुपए में बनी है। इस अवसर पर पूर्व सांसद और बाबा साहेब अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर मुख्यमंत्री के साथ थे। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार के लिए 51 करोड़ रुपए का कोष बनाया है ना। मुख्यमंत्री ने 51 करोड़ रुपए का कोष बनाया है। प्रतिवर्ष उनकी जयंती पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दलित कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। एक पुरस्कार भी शुरू किया गया है मुख्यमंत्री के, मतलब तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव, है ना। तो पुरस्कार भी शुरू किया गया है यहाँ पर, है ना। एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और पुरस्कार भी दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी के तहत भारत गौरव ट्रेन भी वहां से चलाई जाएगी। इनके अलावा बी आर अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली से शुरू की गई, जो देश भर में उनके जुड़े कुछ शहरों में यात्रियों को ले जाएगी। भारत गौरव नाम की ट्रेन अम्बेडकर सर्किट पर टूर करेगी और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने फ्लैग ऑफ किया। यह जरूर ध्यान रखिएगा। एक ट्रेन भी चलाई जाएगी, भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन, भारत गौरव, ध्यान रखिएगा, ट्रेन भी चलाई जाएगी। और ट्रेन जो चलाई जाएगी यहां अंबेडकर से जुड़ी हुई सभी स्थानों का भ्रमण करेगी और लोग इसको घूमकर देख सकेंगे, है ना, अंबेडकर से जुड़े हुए स्थानों को। और अंबेडकर की इस बार जयंती जो मनाई गई है 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई, 132वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म हुआ था 1891 में, ये बात याद रखिएगा आप लोग। मृत्यु हो गई 6 दिसंबर 1956 को, तो ये 132वीं जयंती भी मनाई गई है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। हाल ही में कंबन अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य का उत्पाद है, तो कंबन अंगूर जो है ना, ये कंबन अंगूर है ना, 33 उत्पादों को जो जीआई टैग दिया गया है उसमें कंबन अंगूर भी है। तो कंबन अंगूर ये किस राज्य का उत्पाद है, तो ये राज्य जो होगा ये हो जाएगा तमिलनाडु का। आप लोग इसको फोटो में जरूर देखिएगा कि कंबन अंगूर कैसा है। वो काले वाला अंगूर है, आपको यहां रख दिया जाए तो शायद पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन उसके विशेष गुणों के कारण कंबन अंगूर को जीआई टैग दिया गया है ना। जीआई टैग लगातार मैंने बताया है ना। दुबरी नागराज चावल को जीआई टैग मिला, छत्तीसगढ़ का है। मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से संबंध रखता है, बिहार से संबंध रखता है। बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है ना, ये बनारस के लिए, बनारस से प्रसिद्ध है। तो जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए जो दिया जाता है उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और भारत में, है ना, जीआई टैग के लिए कानून बना, भौगोलिक संकेतक, है ना, संरक्षण और निवारण अधिनियम कानून 1999 में बना था, 1999 में बना। और पहला उत्पाद कौन सा है, तो पहला उत्पाद दार्जिलिंग टी है। दार्जिलिंग चाय है जिसे जीआई टैग दिया गया, जीआई टैग दिया गया, है ना। तो यह ध्यान रखिएगा, दिया गया था। हाँ, 2004 में पहला जो है दार्जिलिंग चाय उत्पाद है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक चाय है कांगड़ा चाय, जिसको यूरोपियन जो है ना एजेंसी के द्वारा क्या दिया गया है, वैश्विक जीआई टैग दिया गया है विशेष तौर पर। किस चाय को, कांगड़ा चाय को यूरोपियन एजेंसी के द्वारा। तो तमिलनाडु का ये जो है ना कंबन अंगूर, जिसको जीआई टैग दिया गया है, 33 वस्तुओं में भी शामिल है। 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 पदकों के साथ कौन सा स्थान हासिल किया। देखो,
अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है ना कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ है, जिसमें भारतीय दल ने कुल 14 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड मेडल है और 3 सिल्वर है और 10 कांस्य पदक है। तो कौन सा खेल कौन सा नंबर का था? 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, है ना। तो भारत का इसमें स्थान रहा 7वां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी इसको मिस न करिएगा, प्रश्न जरूर आएगा। तो 2023 के भारत ने कुल 14 पदकों के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया। 14 पदकों में ये सीरीज जरूर याद रखिएगा, है ना। एक जो है वो है गोल्ड, ठीक है, 1 गोल्ड, 3 जो है सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज कांस्य पदक, सिल्वर पदक और गोल्ड मेडल। 1 गोल्ड 3 सिल्वर, टोटल जो ये हो जाएगा 14 मेडल हो गया, है ना। 1, 3 और 10। आयोजन कहां हुआ इसका? आयोजन याद रखेंगे, आयोजन हुआ अस्ताना। अस्ताना कहां है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी है, कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। अस्ताना कजाकिस्तान। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है? कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? 9 से 14 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ, है ना। में 9 से 14 अप्रैल तक, 9 से 14 अप्रैल तक इसका आयोजन था। आयोजन स्थल, कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल रहे, टोटल 14 पदकों के साथ भारत का स्थान 7वां रहा। बाकी इंफॉर्मेशन देखिए, सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता? कजाकिस्तान ने जीता, है ना। इस सूची में, पदकों की सूची में 1 नंबर कौन है? फर्स्ट, सर्वाधिक मेडल। अगर सर्वाधिक मेडल हम देखें, सर्वाधिक पदक किसने जीते, तो 1 नंबर पे कजाकिस्तान आ जाएगा। कजाकिस्तान ने 20 मेडल जीते हैं, 7 जो है गोल्ड मेडलों के साथ कुल 20 मेडल, है ना। 7 गोल्ड के साथ कुल 20 मेडल जीते इन्होंने। दूसरे नंबर पर रहा जापान, दूसरे नंबर पर जापान। जापान ने 6 मेडलों के साथ कुल 20 मेडल, जापान के भी मेडल 20 हैं, लेकिन इसके गोल्ड मेडल 6 हैं, है ना। 6 गोल्ड के साथ इसके भी कुल मेडल जो है 20 ही हैं। दूसरे नंबर पर जापान, और तीसरे नंबर पर आएगा ईरान, चौथे पर किर्गिस्तान, तीसरे पर ईरान, है ना। ईरान भी 6 गोल्ड के साथ इसके टोटल मेडलों की संख्या है 13, टोटल मेडल इसने 13 जीते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल इसके 6 हैं। तो गोल्ड के आधार पर रैंकिंग दी जाए, तीसरे पर हो जाएगा आपका ईरान, चौथे पर किर्गिस्तान, 5वें पर चाइना, 6ठे पर उज्बेकिस्तान और 7वें पर भारत। तो ये रैंकिंग है। इसके साथ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे इसके लिए अलग से मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा, जहां पर कुश्ती के बारे में पूरा बताया गया होगा। भारत का अमन सहरावत 57 किलोग्राम में गोल्ड जीता था। किसने जीता था? अमन सहरावत, अमन सहरावत 57 किलोग्राम स्वर्ण पदक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 57 किलोग्राम में, अमन सहरावत ने। ध्यान रखिएगा। रुपीन 55 किलोग्राम में सिल्वर, अंतिम पंघल 53 किलोग्राम में सिल्वर, और निशा दहिया 68 किलोग्राम में सिल्वर मेडल। 3 सिल्वर मेडल है, किसका किसका? रुपीन, अंतिम पंघल और निशा दहिया, है ना। निशा दहिया 68 किलोग्राम में। उसके बाद अनिरुद्ध कुमार, दीपक, नीरज, सुनील, विकास, अंशु मलिक, सोनम मलिक, मनीषा, रितिका हुड्डा और प्रिया, इन लोगों ने क्या जीता? इन सब ने कांस्य पदक जीता है। इसकी पूरी डिटेल पीडीएफ के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां देखिएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने पशु महामारी तैयारी, ध्यान रखना, किस केंद्रीय मंत्री ने पशु महामारी तैयारी पहल और एनिमल हेल्थ सिस्टम फॉर वन हेल्थ परियोजना को लॉन्च किया है? ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्री के द्वारा। दो बातें हैं, पशु महामारी तैयारी पहल और एनिमल हेल्थ सिस्टम फॉर वन हेल्थ, ये किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा परसोत्तम रूपाला, है ना। परसोत्तम रूपाला, आप परसोत्तम रूपाला भी कह सकते हैं, परसोत्तम रूपाला के द्वारा जारी किया गया है। ये बात जरूर याद रखिएगा, परसोत्तम रूपाला के द्वारा।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। ये कौन सा मंत्रालय है? मंत्री जो है मत्स्य पालन, पशुपालन, पशुपालन मंत्री भी है, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, डेयरी मंत्री है ना। ये कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला, इनके पास ये मंत्रालय है। इन्होंने पशु महामारी की तैयारी पहल और एनिमल हेल्थ सिस्टम फॉर वन हेल्थ परियोजना शुरू किया है ना। भारत के राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों ही सिस्टम ये किसके द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक के द्वारा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित। वित्त पोषित का क्या मतलब है कि विश्व बैंक ने जो पैसा दिया है तो इसको क्या किया गया है? इसमें इन्वेस्ट किया गया है। विश्व बैंक के पैसे को इन्वेस्ट किया गया है, इसलिए ये विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। कहां से शुरू किया गया है? लॉन्च किया गया नई दिल्ली में, लॉन्च किया गया नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। और यह विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक से के द्वारा जो है वित्त पोषित किया गया है। तो पुरुषोत्तम रूपाला ने ये एक हेल्थ सिस्टम को शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 5 राज्यों के 151 जिलों को कवर किया जाएगा सबसे पहले, है ना। सबसे पहले 151 जिलों को कवर किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि, है ना, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इस राज्य की सरकार के द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान, है ना, निधि योजना शुरू किया गया है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने 13 अप्रैल को बस्तर संभाग में शुरू किया। भूपेश बघेल, सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग में इसको शुरू किया है। याद रखिएगा, सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग में इसको शुरू किया है। महत्वपूर्ण सा प्रश्न होगा। जगदलपुर स्थित लाल बाग में भरोसे का सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि प्रियंका गांधी की उपस्थिति में आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। बस्तर संभाग के जगदलपुर लाल बाग, है ना, बस्तर संभाग में है जगदलपुर लाल बाग में विशिष्ट अतिथि कौन थी? प्रियंका गांधी की उपस्थिति में। देखो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उपस्थिति में, है ना। प्रियंका गांधी से जीडी में प्रश्न आया था कि प्रियंका गांधी जो है कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में, है ना, कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में कहां शामिल हुई थी? तो मध्य प्रदेश में। तो ये प्रश्न भी आ गया। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना शुरू कर दिया भूपेश बघेल ने। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति 2 किस्तों में 10,000 की राशि मिलेगी। इस योजना के तहत क्या होगा? प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2 किस्तों में 10,000 रुपए मिलेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो इनका जो छत्तीसगढ़ का जो वित्तीय बजट है 2023-24 में 5 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया। 5 करोड़ रुपया, है ना, इसके लिए रखा गया है ना। प्रत्येक ग्राम पंचायत को यहां पे याद रखेंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2 किस्तों में 10,000 रुपया मिलेगा, दिया जाएगा, है ना। 2 किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरीके से 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शुभारंभ पर बस्तर के संभाग के 840 ग्राम पंचायतों को पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपए दे भी दिया गया। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनजातीय पर्व, मेले, मड़ई, यात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगिरी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ति, हरेली आदि उत्सवों त्योहारों
संस्कृति को संरक्षित करना, इन त्योहारों को उनके मूल रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाना और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्ज करना। मुख्य रूप से ये क्या है, आदिवासियों के अपने परंपराओं, अपने मेलों, इनके जो भी उत्सव है, त्योहार है, इनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इस योजना की नोडल एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होगी, है ना, नोडल एजेंसी जनपद पंचायत होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अमेरिका के विमानन सुरक्षा नियामक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण को किस श्रेणी का दर्जा दिया है? ध्यान रखेंगे, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ना। भारत की जो एविएशन सुरक्षा नीति है, सुरक्षा जो प्रणाली है, उसको अमेरिका की एक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो शॉर्ट में बोला जाता है फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, FAA, है ना, जो अमेरिका की विमानन सुरक्षा निरीक्षण, है ना, अमेरिका की विमानन सुरक्षा नियामक एक एजेंसी है। इसने भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण, भारत का जो विमानन सुरक्षा निरीक्षण है, उसको कौन सा श्रेणी का दर्जा दिया है? तो इसको उस श्रेणी का दर्जा दिया है, वो दिया है श्रेणी 1 का, है ना, 1 कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा। पिछले बार भी यही था और अब इसको बना के रखा गया है ना। पिछले बार भी यही दर्जा था और इस दर्जा को बरकरार रखा, 1 स्टेटस टू कनेक्ट कंटिन्यू। फेडरल एविएशन ने इसको कंटिन्यू रखा है, यह दर्जा जो पिछले बार दिया गया था। 2022 में किए गए परीक्षण और ऑडिट के समीक्षा में विमान की उड़ान योग्यता या सुरक्षित और विश्वसनीय विमानन बाजार के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है ना। तो इसकी पिछले वाली कैटेगरी क्या थी? 1 थी, कैटेगरी 1। इस बार भी अभी भी कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 में ही रखा गया है, याद रखिएगा। यह अमेरिका की एक विमानन सुरक्षा नियामक एजेंसी है, क्या बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो श्रेणी 1 में रखा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा A। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।